प्रकार हम अब जीके करेंगे तो जीके में जो प्रश्न में पूछा गया है सिर्फ उतना नहीं बताएंगे। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि प्रश्नों की प्रकृति सिर्फ आपको समझ आना है। हमारा उद्देश्य है कि आप प्रश्नों को समझें और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो भी आपको याद हो जाएं, ताकि आगे आने वाले एसएससी जीडी के एग्जाम में काम आए। तो हम शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन करेंगे कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। तो 26वां प्रश्न है, जो जीके का पहला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि फीमर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है और ये होती कहाँ है? तो ये जांग की हड्डी होती है। ठीक है, जांग की हड्डी यानी कि जांग में। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी मतलब मानव शरीर की सबसे लंबी तो मैंने बता दी, लेकिन मानव शरीर की अगर सबसे छोटी हड्डी पूछ दी जाए आपसे तो आपको याद रखना है वो होती है स्टेपिज, है ना, स्टेपिज या स्टेपिस। ठीक है, और ये कहाँ होती है? तो ये याद रखेंगे कान में। अब आपसे सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूछ दी तो इसके बाद बचती है सबसे मजबूत हड्डी, तो वो होती है जबड़े की हड्डी। किसकी होती है सबसे मजबूत हड्डी? जबड़े की हड्डी। तो आपको ये भी याद रखना है। तो आपको ये तीनों प्रश्न याद रखना है और इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, 27वां प्रश्न है कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था थी। देखिए ये 2019 का पेपर है, इसलिए 18 का करंट अफेयर्स पूछा है। ठीक है, तो उस समय इसका राइट आंसर डी है, यानी कि 7वीं थी। लेकिन हमें उस समय की नहीं, वर्तमान की याद रखना है। वर्तमान में भारत की जो अर्थव्यवस्था है 7वीं से 5वीं पे आ गई थी, लेकिन अब जो कोरोना काल था उसके चलते एक रैंक और नीचे हो गई है, तो अब है 6वीं, विश्व की सबसे बड़ी 6ठी अर्थव्यवस्था। लेकिन वर्तमान में अगर लेटेस्ट न्यूज देखें तो आपको पता चलेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था अब 5वें नंबर पर ही फिर से आ गई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर तो डी है, लेकिन आपको याद रखना है कि वर्तमान में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं, 28वां प्रश्न है कि सोवियत संघ वर्ष ... में टूटा था। तो सोवियत संघ कब टूटा था? इसका राइट आंसर है डी, 1991 में। ठीक है, लेकिन इससे संबंधित आपको कुछ प्रश्न और याद रखने होंगे। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा देश है कोई तो उसका नाम है रूस, है ना। 2 महाद्वीप एशिया और यूरोप में फैला है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा देश है जो 2 महाद्वीपों में फैला है, एशिया और यूरोप में, वो है रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश मैंने आपसे बोला था रूस है। और अगर आपको पूछ दिया जाए कि रूस के बाद कौन है, तो कनाडा है और फिर चीन है। तो पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन। यदि भारत का नंबर पूछा जाए तो है 7वां। ठीक है, 29वां प्रश्न है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है। तो ए में है अरावली की पहाड़ियां, अमरकंटक की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, अमरकंटक की पहाड़ियां। तो नर्मदा नदी से संबंधित आपको कुछ फैक्ट याद रखने होंगे। ये इसका जो उद्गम है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। कहाँ पर है? अनूपपुर जिले में है अमरकंटक, वहां से निकलती है ये नदी। इसका अगर उपनाम पूछा जाए तो रेवा है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, ठीक है, नर्मदा नदी को कहा जाता है, आपको याद रखना है ना। मध्य प्रदेश की यदि नर्मदा नदी की आपको सहायक नदियां यदि पूछ दी जाएं तो आपको याद रखना है तवा, शंकर, बंजर नदी, वारना नदी, हिरन नदी और हथनी नदी। ये नर्मदा की सहायक नदियां हैं। इसकी अगर कुल लंबाई पूछ दी जाए आपसे तो ये है 1312 किलोमीटर।
ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत की ये 5वीं सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। अगर इसके किनारे बसे नगरों को पूछा जाए तो आपको याद रखना होगा जबलपुर, है ना, जबलपुर में ही है भेड़ाघाट, तो जबलपुर, महेश्वर, ओमकारेश्वर और होशंगाबाद ऐसे शहर बसे हैं, ठीक है। अगर इसके समापन की बात की जाए तो ये कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में। इस पे 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट या परियोजनाएं बनाई गई हैं। कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं, तो उनका नाम है सरदार सरोवर बांध परियोजना, है ना, ये कहाँ बनाई गई है, तो ये गुजरात में है। दूसरी है रानी अवंतीबाई सागर या फिर बरगी परियोजना, इसी को बोलते हैं, तो ये कहाँ है, जबलपुर में यानी कि मध्य प्रदेश में। तीसरी है इंदिरा गांधी नर्मदा सागर परियोजना, मध्य प्रदेश में। तो ये जितने भी फैक्ट थे नर्मदा नदी के संबंध में वो आपको याद रखने होंगे। 30वां प्रश्न है कि बेस्टिल जेल, इसको बेस्टिल की जगह आप बास्तिल याद रखेंगे, ठीक है। बास्तिल जेल पर जनता के हमले से कौन सी घटना को जन्म दिया, ठीक है। बास्तिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया, प्रश्न इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर है फ्रांस की क्रांति। देखिए ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित घटना है और बात 1789 की है, जब बास्तिल जेल पर जनता ने धावा बोल दिया और जेल में जितने भी कैदी थे उन सबको छुड़ा लिया, ठीक है। और यहीं के पास में थे इनका जो शास्त्रागार था, वो वहाँ से हथियार लूट लिए और यहाँ से इस घटना को जन्म दिया गया जिसका नाम था फ्रांस की क्रांति। और ये घटना हुई थी 1789 में, ठीक है। फ्रांस की क्रांति कब की बात है, तो 1789। आपसे पूछा जा सकता है कि रूस की क्रांति कब हुई थी, तो ये हुई थी 1917 में। पूछा ये भी जा सकता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, जो अभी थोड़ी देर पहले पूछा भी गया है एक प्रश्न में, तो 1991 में। अगर पुनर्जागरण का आरंभ आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ से हुआ, तो इटली से। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इंग्लैंड से। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 1914 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, 1939 में। तो आपको ये सब याद रखना है। 31वां प्रश्न है कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना होगा पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पत्तियों का पीला रंग किस कारण से होता है, तो वो नाम है कैरोटिन, ठीक है। ये 2 वर्णक होते हैं, हरे रंग के लिए क्लोरोफिल जिम्मेदार है और पीले रंग के लिए कैरोटीन जिम्मेदार होता है। साथ ही आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल, जिसे हिंदी में पर्णहरित बोलते हैं, इसी की सहायता से जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन बनाते हैं। भोजन बनता कहाँ है, पत्तियों में, ठीक है। भोजन बनता कहाँ है, पत्तियों में। देखिए इससे करते क्या है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है, याद रखेंगे। और भोजन बनाते हैं। भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों में, ठीक है। भोजन तो आपको ये याद रखना है। और जो भोजन है उसको पौधों के अन्य भागों तक, ठीक है, और जो अन्य भाग हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करता है, तो वो करता है फिलोयम, याद रखना है। पत्तियों से पेड़ के अन्य भागों तक जो भोजन है वो कौन पहुंचाता है, फिलोयम। लेकिन जो जड़ होती हैं, जड़ से जैसे आपको पानी, खनिज, लवण तत्व इत्यादि जो मिलते हैं वो पेड़ तक कौन पहुंचाता है, तो उसका नाम है जाइलम, ठीक है। तो आपको ये दोनों ही याद रखने होंगे। अगला प्रश्न है 32वां कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है,
तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में जो आते हैं वो आती है कृषि, कृषि है ना, खनन, खनन इत्यादि, है ना, इत्यादि। अगर हम द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो क्या क्या आता है उसमें? द्वितीयक क्षेत्र में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, है ना, जिसे क्या बोलते हैं अपन हिंदी में? विनिर्माण, विनिर्माण। देखिए, आपको एक एग्जांपल देते हैं। हमने आलू पैदा किया, तो आलू किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि ये कृषि है। लेकिन आलू से हमने अगर चिप्स बनाई तो ये किस में आएगा? द्वितीय क्षेत्र में, क्योंकि इसका मैंने क्या किया? विनिर्माण किया या मैन्युफैक्चरिंग की। ठीक है, तो ये आलू की चिप्स द्वितीय क्षेत्र में आएंगी। आपको याद रखना है तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है? सेवा, सेवा, बैंकिंग, बैंकिंग में भी क्या होती है? सेवा, या फिर बीमा, बीमा। तो बैंकिंग, बीमा, सेवा, ये सभी तृतीय क्षेत्र में याद आती हैं, तो आपको याद रखना होगा। आपको कमेंट करके बताना है कि बस में यात्रा करना ये किस सेवा के तहत आता है, किस क्षेत्र में आता है। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अगला प्रश्न है 33वां। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? तो लौह अयस्क के लिए जो फेमस है वो है उड़ीसा और झारखंड। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी। आपको ये याद रखना है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि वर्तमान में तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित किया जा रहा है? वो है मध्य प्रदेश। हीरा अगर आपसे पूछा जाए, हीरा अगर पूछा जाए तो ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा क्या, ज़्यादा केवल एक ही राज्य है जहाँ ये मिलता है, तो वो हीरा। अगर आपसे कोयला पूछा जाए, कोयला, तो आपको याद रखना है कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है या कहाँ से मतलब खोदा जा रहा है? तो झारखंड, झारखंड से। तो कोयला में झारखंड। और अगर आपसे बॉक्साइट पूछ दिया जाए, बॉक्साइट, बॉक्साइट अगर पूछा जाए तो ये है, बॉक्साइट में कौन है? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा या ओडिशा। ठीक, अब इसका नाम ओडिशा हो गया है ना। तो आपसे पूछा गया था कि लौह अयस्क क्षेत्र वो है ओडिशा झारखंड क्षेत्र। तांबा आज के समय में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश, हीरा पूछा जाए तो मध्य प्रदेश, कोयला पूछा जाए तो झारखंड, बॉक्साइट पूछा जाए तो उड़ीसा, चांदी पूछी जाए तो राजस्थान। याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 34वां। वो कह रहा है कि निम्न को या डॉट 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 को लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। भगवान बुद्ध से संबंधित कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे, ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में। इनके बचपन का नाम यदि आपसे पूछ दिया जाए तो इनके बचपन का नाम याद रखना है, क्या है? सिद्धार्थ। ठीक है, इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया था। साथ ही आपको याद रखना होगा कि माता की मृत्यु 7 दिन बाद हो गई थी, तो इनका जो पालन पोषण था तो प्रजापति गौतमी ने किया था, जो इनकी मतलब मौसी थी। ठीक है, लेकिन ये इसलिए याद नहीं रखना होगा, ये इसलिए याद रखना होगा कि बुद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला अगर पूछी जाए तो वो प्रजापति गौतमी ही थी, इसलिए आपको याद रखना है। इनकी अगर मृत्यु की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, तो ये भी आपको याद रखनी होगी। और इनकी मृत्यु हुई कहाँ थी? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में।
अब अगर इनसे पूछा जाए कि इन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था गया में। गया कहाँ है? बिहार में, ठीक है। और जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो वो था बैसाख पूर्णिमा, जिस दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति इन्हें निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। अब याद रखना है कि गया ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया हो गया और सिद्धार्थ बुद्ध हो गए, ठीक है। निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, इसलिए पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने होंगे। अगला प्रश्न है 35वां, जो कह रहा है कि तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। तो तमिलनाडु में कौन सा प्रचलित है जो शास्त्रीय नृत्य, वो है ए भरतनाट्यम, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश की है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए मोहिनीअट्टम, तो ये केरल का है। कथक, कथक याद रखना है, देखिए कथक उत्तर प्रदेश का है, लेकिन कथकली पूछा जाए तो केरल का है। कथकली मोहिनीअट्टम केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, ठीक है। साथ ही आपसे पूछा जा सकता है कि मणिपुरी मणिपुर का और ओडिसी ओडिशा का, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। 36वां प्रश्न है, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। 37वां प्रश्न है कि ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इसका राइट आंसर है ए पीवी सिंधु। और आपसे यदि पूछा जाए कि ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जिसने कोई भी एक पदक जीता था, तो उसका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी आपको याद रखना है। इन्होंने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक, ठीक है, काय में, तो भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में ये पहली महिला थी, ठीक है। यहाँ रजत पदक पूछा है तो ये है पीवी सिंधु। 38वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई जो था, है ना। तो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कहाँ पर हुई थी, सीधा सीधा प्रश्न ये है। तो इसका राइट आंसर है नागपुर। 1920 में कहाँ हुई थी? नागपुर में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आया है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ फैक्ट आप याद रखेंगे। इसकी स्थापना जो है 1985 में हुई थी, ठीक है। इसके अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो WC बनर्जी थे। साथ ही आपको याद रखना है 1924 का कांग्रेस अधिवेशन जो कहाँ हुआ था? बेलगांव में, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? बेलगांव अधिवेशन भी बोलते हैं। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महात्मा गांधी। एकमात्र अधिवेशन था जहां पर महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखेंगे। 39वां प्रश्न है कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था। देखिए श्रीलंका के आज भी हालात बहुत खराब हैं और गृह युद्ध तो नॉर्मली चल ही रहा है, लेकिन जो गृह युद्ध हुआ था वो समाप्त हो गया था 2009 में। इसका राइट आंसर है सी। आज की स्थिति भी श्रीलंका में बहुत क्रिटिकल है, इसलिए ये लेटेस्ट न्यूज में भी बना रहता है। आपको इसलिए इसी की राजधानी याद रखनी है। तो इसकी दो राजधानी है, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे जो प्रशासनिक राजधानी है, और कोलंबो जो इसकी आर्थिक राजधानी है। तो आपको ये भी याद रखना है। साथ ही याद रखना है कि पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, तो भारत और श्रीलंका को। अगला प्रश्न है कि जिनजेकस एक प्रसिद्ध क्या था। तो जिनजेकस एक प्रसिद्ध चिंतक था, ठीक है, क्या था? चिंतक था। साथ ही आपसे पूछा जा सकता है कि अमृता शेरगिल कौन थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये एक चित्रकार थी। कौन थी? चित्रकार थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है 41वां।
प्रश्न कह रहा है कि लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। इसके साथ ही अन्य राज्यों के लोक नृत्य भी आपको याद रखने होंगे, ठीक है। जैसे गुजरात में गरबा और डांडिया, गुजरात में गरबा है, डांडिया है। राजस्थान में घूमर है, झूमर है, दोनों ही याद रखने हैं। और लावड़ी जो ये महाराष्ट्र का है। 42वां प्रश्न है, ... एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो इनमें से कौन सा पक्षी है जो शांति का प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर है ए, कबूतर। कबूतर एक शांति का प्रतीक है। मोर के बारे में भी थोड़ा याद रखना है। मोर का जो साइंटिफिक नेम है वो है पावो क्रिस्टेसस, ठीक है। और ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। इसके साथ आपको याद रखना है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। आपसे पूछा ये भी जा सकता है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं आपको याद रखना है। एक तो इनकी खासियत है कि ये नलिका विहीन होती है, यानी कि इनमें नलिका नहीं होती। दूसरी बात है कि ये हार्मोन का स्राव करती हैं, जिनमें कौन कौन सी आती हैं? पीयूष ग्रंथि है, अबटू ग्रंथि है, थाइमस है, एड्रिनेलिन है, पीनियल है। तो ये सभी जो ग्रंथियां हैं ये सभी कैसी हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। आपको याद रखना है, अगर अंतःस्रावी पूछा है तो बहिःस्रावी भी पूछा जा सकता है, जिनमें कौन कौन सी आती हैं। देखिए, पहले खासियत इनकी ये है कि ये नलिका युक्त होती हैं, इनमें एंजाइम निकलते हैं। उनमें वो नलिका विहीन थी और ये नलिका से युक्त होती हैं, यानी कि इनमें नलिका होती है। उनमें हार्मोन निकलते थे और इसमें क्या निकलते हैं? एंजाइम निकलते हैं। एंजाइम निकलते हैं, इसका मतलब है कि ये दुग्ध ग्रंथि, लार ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि यानी कि जिससे आंसू निकलते हैं, ये सभी जो ग्रंथियां हैं ये बहिःस्रावी ग्रंथि हैं। तो हमारे प्रश्न का आंसर होगा, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो ये है ए, अर्थात लार ग्रंथि, क्योंकि ये बहिःस्रावी ग्रंथि है। इसके साथ ही आपको याद रखना है, जो अग्नाशय है वो अंतः और बह दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। अगला प्रश्न है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डीएनए का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसी प्रकार आपसे आरएनए का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो वो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, अर्थात डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। 45वां प्रश्न है कि आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ए, ताजमहल में। आपसे पूछा जा सकता है कि ताजमहल का वास्तुकार या फिर जो मुख्य वास्तुकार था यानी कि बनाने वाला, वो कौन था? तो वो था उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति भवन ये मतलब इसका वास्तुकार कौन था? तो एडविन लुटियंस, ये भी याद रखना है। 46वां प्रश्न है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? NaCl, अर्थात सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर है डी, ठीक है। 47वां प्रश्न है, जीएसटी का पूर्ण अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो जीएसटी को हम क्या बोलते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अर्थात सी। तो जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है CRR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो केस रिजर्व रेशियो है। CAG पूछा जा सकता है, तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। BPL का पूछा जा सकता है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन। ये सभी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इनका नाम है आरती साहा। इसका राइट आंसर डी है। देखिए, ऑप्शन में सानिया मिर्जा दिया गया है। सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर हैं। शिवानी कटारिया और शिखा टंडन ये तैराक हैं। आरती साहा ये तैराक हैं, इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। साथ ही आपसे पूछा जा सकता है कि एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम
भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी बछेंद्री पाल। ठीक है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला अगर पूछा जाए भारत की, तो रीना कौशल धर्मशक्टू। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 49वां प्रश्न है कि पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये बहुत फेमस पुस्तक है और इनके लेखक थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके साथ ही आपको कुछ अन्य और पुस्तकों के नाम याद रखने होंगे और उनके लेखक। कामसूत्र किसकी पुस्तक है? बादशायन की। आपसे पूछा जा सकता है कादम्बरी किसकी पुस्तक है? तो बाणभट्ट की। अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? तो पाणिनि की। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो कौटिल्य, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त की। उर्वशी पूछी जाए तो रामधारी सिंह दिनकर की। मालती माधव पूछी जाए तो भवभूति की। गीतांजलि ये रविन्द्रनाथ टैगोर की थी। ठीक है, इस पे तो नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। अग्निवीणा पूछा जाए तो काजी नजरुल इस्लाम की। जीके का अंतिम प्रश्न है 50वां कि भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है कि लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। तो ये राइट आंसर है और ये ही इसका सही है। ठीक है, तो 50 का ए। इस प्रकार हमारा जीके खत्म होता है।